थोड़ा सा कि जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, शहर में हो, टाउन में हो, ठीक है, इंडिया के बाहर हो, अंदर हो, आपके दोस्त तैयारी करते होंगे, रिश्तेदारी में तैयारी करते होंगे, है ना? तो कितना क्रेज है हमारे इस प्लेटफॉर्म का कैरियर लैब का और हमारा बच्चों के बीच में, लोग हमसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हमको पसंद करते हैं, बुराई करते हैं, क्या करते हैं? बताइए, कितना क्रेज है आपके शहर में, आपके आजू-बाजू में लोग हमको पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे डेली की डेली, क्या हमारे बारे में ओपिनियन रखते हैं और आप क्या ओपिनियन रखते हैं? बताइए। नहीं बेटा जी, एकदम टाइम से आता हूँ बच्चे में। क्वेश्चन साथ-साथ नहीं लिखना है, क्वेश्चन साथ-साथ नहीं लिखना है, मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ देता हूँ, ठीक है? बहुत है। अच्छा अरशद, हद से ज़्यादा है। अरे ज़बरदस्त, बहुत सबसे बेटर इलाहाबाद में प्रचार। अच्छा हमारा आज आप लोग हमारा प्रचार करते हो कि नहीं? बच्चों को हमसे जोड़ने की कोशिश करते हो। एक बच्चा 2 3 को 5 6 को 7 8 को अवेयर कराएगा तभी एक चेंज जुड़ेगी, है ना? तभी बड़े-बड़े बैचेस बनेंगे, समझे? हाँ, ज़हर बँट रहा है सब जगह। हम टाइम से आते हैं एकदम। कैरियर का टीआरपी हाई चल रहा है। अच्छा, तो हाँ, कानपुर में। अच्छा, ओके। पॉलिटिक्स अबे पॉलिटिक्स थोड़ा जॉइन करूँगा, मेरी फैमिली में 5 है। इतने फास्ट जल्दी-जल्दी कमेंट जाते हैं, ऐसी बात हो गई। सीट का सॉल्यूशन भी डलवा देना तो अबे सीट का सॉल्यूशन भी दे दूँ। मैं एक काम करता हूँ, पेपर भी आउट करा देता हूँ। मैं तुमको अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल दे रहा हूँ, मैं आपको एरर फ्री भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको आंसर की भी लगा के दे रहा हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ। क्या जान लोगे मेरी? सब कुछ मैं ही करूँ? तुम क्या करोगे? कुछ तुम भी तो एफर्ट करो। 100% मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो धोखा मिलेगा। 100% तो आदमी अपने माँ-बाप पे भी डिपेंड नहीं रह सकता। जयपुर में बहुत कोटा में भी सर जबरदस्त। अरे भैया इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट लाइव हैं, तो आप एक दूसरे को बताया करो, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं कंपटीशन में हमसे नए-नए जुड़ रहे हैं, ठीक है? और जो हमारा बैच है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है इस महीने 11 नवंबर से, जिसमें हम पिछले 5 सालों के सारे प्रीवियस ईयर जबरदस्त बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है? बुक का काम भी फास्ट कर दिया है। टीचिंग करना है, टीचिंग करना इतना आसान काम नहीं है सरकारी नौकरी की तरह, है भाई? टीचिंग बहुत टफ काम है, जिम्मेदारी वाला काम है टीचिंग। कंपटीशन कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। चलिए। कतई चेहरा रे गली में। ओके। जॉइनिंग ही दे दें। ठीक है, चलिए ध्यान से। कल देखिए, कल मैंने आपको सिमिलरिटी खत्म करा दिया था और हमने कल की क्लास में कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ग्रुएंसी की मैंने आपको कल थ्योरी और कांसेप्ट भी बता दिए थे, ठीक है? तो आज की क्लास में थ्योरी में आपको सारी क्लियर कर चुका हूं, कॉन्ग्रुएंसी की उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और आज की क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे और एमपीजी मास पॉइंट थ्योरम भी हम आज की क्लास में ही सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके पास सबसे पहला बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, मुझे बताइए दिए गए चित्र में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? दिए गए चित्र ये आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? बताइए। फर्स्ट सॉल्व इट। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बनाइए। अच्छा निकेत, पूरे शहर में गद्दी जहर फैला दो। हाँ रूपक, अखंड क्या जवाब देना है? शीट मैंने आपकी शीट डलवा दी है ना? आप देखोगे शीट 5 और शीट 6 मैंने दोनों अपलोड करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। क्या ऑप्शन इसका ट्रू है? ऑप्शन ए बताएं। आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से कुछ पूछा है, ये 50 है 60 है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। आप मुझे बताइए 60 है 70 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल 50 डिग्री का होगा। तो 50 60 70 50 60 70, तो कहने का मतलब है दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर तो हो गए, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। तो मुझे बताओ 50 डिग्री के सामने एसी और यहाँ पर 50 डिग्री के सामने है ईडी, तो ये एसी और ईडी क्या है? इक्वल एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड करस्पॉन्डिंग साइड होती है और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर। अगर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, मतलब आंसर डी तो है नहीं सिमिलर वाला। कि यहाँ अगर ये देखो एसी की वैल्यू ईडी के बराबर है, ये तो दो डंडे लगाए, इसका साइन इसका मतलब इक्वल का, तो मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कहने का मतलब है ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? वर्टेक्स ई 60 डिग्री के बराबर कौन सा है? वर्टेक्स ई, वर्टेक्स ई। ये 50 है, 50 डिग्री के बराबर कौन सा है तुम्हारा? वर्टेक्स एफ। 70 डिग्री सी के करस्पॉन्डेंस कौन सा है? डी। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएफडी। आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पहला सवाल। क्लियर है? शीट डल चुकी है ऑलरेडी, 5वीं छठी, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? ये सवाल, ये वाला जो सवाल है 2018 टियर 1 के पेपर में पूछा गया है और बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है ये। जल्दी से बनाइएगा भाई इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 2 को जो आपके सामने है, फास्ट फास्ट। ओके आदित्य, शर्ट अच्छी लग रही है। कमेंट आपको केवल अपना ही दिखेगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। टियर 1 का पूछा हुआ सवाल है, ट्रायंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो ऐसे सवाल जो होते हैं पहले आपको पढ़ना है और डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको डायग्राम दिया नहीं है, देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए एक ट्रायंगल इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी। या थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है? ये बन गया आपके सामने ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब बोला क्या? एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, तो एक लाइन है ये एडी जो बीसी के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। बी इज परपेंडिकुलर टू एसी, तो एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की है, ये बीई, और ये जो लाइन बी है ये एसी पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये एफ है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये एफ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीएफ की वैल्यू एसी के बराबर, तो बीएफ की जो लेंथ है एसी के बराबर है, तो कहने का मतलब बी से एफ तक की ये जो लेंथ है ये है बीएफ, ये है बीएफ। तो बीएफ की जो लेंथ है ये आपकी एसी के बराबर है, यानी कि बीएफ दिया है इक्वल टू एसी। तो आपसे पूछा है एंगल एबीसी, एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल जो है थीटा, ये आपसे पूछा है। एंगल एबीसी की वैल्यू आपसे पूछा, जल्दी से बताइए। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो जल्दी से बताओ, फास्ट। 60 डिग्री आंसर बता रहे हैं, सॉल्व हुआ? क्लियर है ना? सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है? कमेंट सबका ले रहा हूं। कोमल, अगर आपको लड़के परेशान कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप अपना फोटो हटा लीजिए वहां से। लड़के हैं बदमाश, ठीक है? उनको कुछ काम तो है नहीं। चलिए क्या आंसर?
देखिए मुझे एक बात बताइए, जहां भी मुझे, मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूं, जहां आपको 90 डिग्री दिखे, एक साइड इक्वल दिख रही है यहां पर ये, और 90 डिग्री भी दिख रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कॉन्ग्रुएंसी लगने के 100% चांसेस है, कॉन्ग्रुएंसी लगने के 100% चांसेस है। आप मुझे बताइए, मैं यहां पे दो ट्रायंगल पे फोकस करूंगा, ट्रायंगल बीएफडी और ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल बीएफडी ट्रायंगल एडीसी, त्रिभुज बीएफडी ट्रायंगल एडीसी, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, कहीं से भी शुरू हो जाओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर है, 90 माइनस थीटा, इसको मैं इसको थीटा हटा दूं, थीटा को मतलब है नहीं, क्लियर है, मतलब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो अभी तक, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आया है, क्लियर है, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है, मैंने कौन से ट्रायंगल, जो चीज बोलो उस पे फोकस करो, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल एडीसी, अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये 90, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो दोनों ही ट्रायंगल जो है, अच्छा दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे वो कॉन्ग्रुएंट अभी आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, बड़े प्यार से, सभी लोग बहुत प्यार से समझेंगे, अगर 90 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा थीटा, ये एंगल कितने का हो जाएगा थीटा, गौर से सुनिएगा थीटा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्रायंगल बीडीएफ और ट्रायंगल एडीसी, दोनों ही ट्रायंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, आप मुझे बताइए, यहां पे 90 डिग्री के सामने एसी और यहां 90 डिग्री के सामने बीएफ, 90 डिग्री के सामने एसी, 90 डिग्री के सामने बीएफ, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल एडीसी, 90 के सामने एसी, 90 के सामने बीएफ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी है, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां थीटा के सामने एडी, यहां थीटा के सामने बीडी बराबर बराबर होगा, मतलब जो लेंथ एडी की है वही लेंथ बीडी की है, भैया अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो थीटा के सामने क्या है एडी, यहां थीटा के सामने इस ट्रायंगल में क्या है बीडी, मतलब एडी और बीडी बराबर है, तो ये एडीबी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, और साइड एडी साइड बीडी के बराबर है, मतलब ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो एंगल बी जो पूछा है क्या है, किसकी वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री, इस क्वेश्चन का आंसर है, विजिट शीट नंबर 5 अपलोड कर दी गई है, क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो ये 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, क्लियर है, और मुझे बताओ 90 के सामने एसी और 90 के सामने बीएफ बराबर है, तो थीटा के सामने एडी और थीटा के सामने बीडी, एडी बीडी बराबर है, तो ट्रायंगल कैसा होगा, एंगल एफ थीटा कैसे हो गया, आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल बीडीएफ, राइट एंगल ट्रायंगल बीडीएफ में अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही बचेगा ना, तीसरा एंगल, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये विशाल, जब तक आप कॉपी पेन लेके खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, सवाल समझ में नहीं आने वाला बिल्कुल भी, ठीक है, वेरी गुड राज, अगला क्वेश्चन बनाएंगे सारे बच्चे, सवाल नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ये वाला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, ये 2017 टियर 1 का पूछा हुआ सवाल है, और एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, बनाइए जल्दी से, रोहित दिस वाज ओनली मेथड, पूरा सवाल फिगर में ही खत्म हो गया, आपको पेन तक उठाना नहीं था, बनाइए क्वेश्चन, पहले डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करो, मजा आ गया धीरज, बहुत मजा आ रहा धीरज को, अरे करस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड अगर बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो जाएंगे ना, सर्वांग सम कैसे होते हैं, तो ट्रायंगल दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाएं, अरे थीटा, अरे कहीं से भी मान लो सत्यम थीटा, बात एक ही आएगी निकल के, अरे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री के अलावा दो एंगल बराबर है, तो 45 45 ही होंगे ना, बनाइए, ट्रायंगल PQR में एंगल R 54 डिग्री है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर से मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, गौर से देखिएगा, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल PQR, इसमें ये जो एंगल R है, ये दिया है बच्चे आपको 54 डिग्री 54 डिग्री दिया है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एट S मीट्स QR एट T, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और कल की क्लास में ही बताया था मैंने, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, डायग्राम बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक किसका, साइड PQ का, साइड QR से कहां पर मिलता है, T पर मिलता है, तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से खींचा जाएगा, जो PQ ये 90 डिग्री, जो क्या करेगा इसको 90 डिग्री पे काटेगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है S पॉइंट पर खींचेगा, और साइड QR को कहां पर मिलता है, पॉइंट T पर मिलता है, यानी कि QS की जो लेंथ है वो SP के बराबर होगी, कहने का मतलब है कि ये जो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पॉइंट पर, S पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्ट भी करेगा, साइड QR को कहां पर मिलता है, पॉइंट T पर मिलता है, एंगल TPR 46 डिग्री, तो आप T से P को मिलाओ, आप T से P को मिलाओ, तो ये जो एंगल TPR है ये आपको 46 डिग्री दिया, कितना दिया, 46 डिग्री दिया, तो आपसे पूछा है एंगल PQR की वैल्यू, एंगल PQR मतलब आपसे ये वाला एंगल जो थीटा, बच्चे आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर कोई बताएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक, कल की क्लास में बताया था राज, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है कि तुमने थ्योरी क्यों नहीं पढ़ी, जो बच्चा थ्योरी पढ़ के नहीं आया उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं मैं उसको समझाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या मतलब होता है कल बताया था, और कल मैंने इस सवाल में लगने वाला कंसेप्ट भी बताया था, गौर से सुनिए, अगर आप यहां पे ट्रायंगल PTQ, आप मुझे बताओ, आपको लाइन दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, PQ लाइन दिख रही है, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा पॉइंट S पर, इस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट T है, यहां से आपने ये मिला दिया, तो मैंने बताया था ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, कल की क्लास में बताया था दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे, क्यों सर्वांग सम होंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो बराबर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की वजह से, और ये वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है, साइड ST दोनों में कॉमन है, और PS और SQ बराबर है, बीच के एंगल 90 डिग्री बराबर है ना, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है, क्लियर, अगर ये एंगल ट्रायंगल PTS और ट्रायंगल QTS, ट्रायंगल PTS, ट्रायंगल QTS दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम होंगे, कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से अगर तुम लाइन के एंड पॉइंट को मिलाओगे तो ये दोनों ट्रायंगल जो बनेंगे सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होंगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, अब सवाल में कुछ भी नहीं है, पूरे ट्रायंगल PQR के तीनों एंगल का सब होना चाहिए 180 180, 46 + 54 100, तो ये हो गया 5 4 9 और 6 4 10 90 डिग्री 100 डिग्री, तो ये हो गया 100 100 अगर ये हो गया तो इन दोनों का सम 80 डिग्री होना चाहिए, मतलब थीटा 40 और ये थीटा 40, तो आपसे ये एंगल पूछा है, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, तो आंसर इसका 40 डिग्री होगा, बहुत आसान, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कल की क्लास में सारी थ्योरी बताई थी ये, ठीक है, अरे यार अपनी मर्जी से मान लिया मैंने, ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल QTS और ट्रायंगल PTS दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, क्यों है ये कल बताया था, आप अपनी मर्जी से जानो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। कॉन्ग्रुएंसी से देखो, कॉन्ग्रुएंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सिमिलरिटी था। सिमिलरिटी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रुएंसी के बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। हिंदी में एरर है, क्या एरर है हिंदी? एंगल पी क्यू आर, एंगल आर चौवन है, पूछा पी क्यू का। अच्छा यहाँ पे आधा डाटा है ना, एंगल टीपीआर 46 डिग्री और लिख लेना। अरे यार इतना तो होता है, इतना तो पेपर में भी आएगा। तुमको पता है 2018 जो मेंस का पेपर हुआ उसमें एक सेकंड में 10 साल गलत है हिंदी में, तो हिंदी में तो भैया गड़बड़ तुमको हमेशा से मिलेगी, चाहे कोई भी पेपर दो। मजा आ रहा है? हमारे जैसा बनना है रमन, मेरे जैसा मत बनो, मेरी बहुत टफ लाइफ है। आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ कौन बच्चा इस सवाल को सॉल्व करेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कल मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कांसेप्ट बताया था। राहुल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, कांसेप्ट से जाओ आप। चलिए, AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। AD जो है परपेंडिकुलर है एंगल ABC के एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। DE इज ड्रॉन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC। लाइन DE BC के पैरेलल खींची गई है जो AC को पॉइंट E पर मिलता है। यदि AC की लंबाई 16 है तो AE की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, जल्दी से बनाइए, ठीक है। नहीं राहुल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। आप सबसे पहले ट्रायंगल बना लो। ये बना लिया मैंने आपके सामने ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC। अब देखिए बोला क्या, बोला ये है कि AD जो है परपेंडिकुलर है एंगल ABC के इंटरनल बाइसेक्टर पर, तो ये होगा एंगल ABC। अगर एंगल ABC का इंटरनल बाइसेक्टर खींचेंगे तो इंटरनल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा इंटरनल बाइसेक्टर, ये होगा इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब ये आधा आधा हो रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, थीटा थीटा। अब AD जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पॉइंट A से कोई लाइन खींचेगी इस तरीके से AD, और ये लाइन AD इस तरीके से है कि जो ना ये इंटरनल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया तुम्हारा D पॉइंट। तो AD जो है परपेंडिकुलर हो गया एंगल ABC के इंटरनल बाइसेक्टर कौन समद्विभाजक पर, थीटा थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? प्रियांशी गलत है? नहीं रंजीत, ध्यान से देखिए। अब DE इज थ्रोन D एंड पैरेलल टू BC, तो पॉइंट D से, गौर सुनना भैया, पॉइंट D से एक लाइन खींची गई है DE जो तुम्हारी BC के पैरेलल है। तो पॉइंट D से एक लाइन खींची गई है DE जो BC के पैरेलल है और AC को पॉइंट E पे मिलती है, तो एक लाइन खींची गई है DE, ये लाइन खींची गई है DE, और ये लाइन DE स्पेशल लाइन है क्योंकि जो लाइन DE है ये BC के पैरेलल है, BC के समांतर है, और साइड AC को पॉइंट E पर मिलती है। कहां पर मिलती है? पॉइंट E पर मिलती है। AC की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक जो ये AC है, इस AC की लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो AC की लेंथ होगी आपकी 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा AE की लंबाई, व्हाट द लेंथ ऑफ AE, AE की लंबाई आपसे पूछे, बना दो। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करने की क्षमता रखता है? जल्दी से बनाइए, फास्ट फास्ट। AE की लेंथ आपसे पूछिए। बच्चे कल की ही क्लास में थ्योरी बताई थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ा क्राइम किया है कल की थ्योरी में। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ABC है और अगर आप यहां एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, 90 डिग्री का एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, तो और ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर भी है, मतलब अगर किसी ट्रायंगल में मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूं और वो एल्टीट्यूड भी हो, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब ट्रायंगल कैसा हो? आइसोसेलेस हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है कि लाइन तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर भी हो, लाइन तुम्हारी एल्टीट्यूड भी हो, लाइन तुम्हारी मीडियन भी हो, लाइन तुम्हारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो। ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। इसी थ्योरी का आपको यहां पर फायदा उठाना है, तो आप मुझे खुद ही बता सकते हैं, जरा गौर से बताइएगा सारे बच्चे, कि अगर ये थीटा थीटा है, ये AD है, अगर मैं AD को सपोज इस तरीके से आगे बढ़ा दूं तो सपोज जाके कहां मिलता है? ये पॉइंट F पर मिलता है। अब गौर से सुनिएगा बच्चे, ट्रायंगल ABF को गौर से देखो, ट्रायंगल DBF, ट्रायंगल DBA, ट्रायंगल DBF, ट्रायंगल DBA, ये थीटा ये थीटा ये थीटा थीटा एंगल बाइसेक्टर, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि ट्रायंगल ABF में यही लाइन जो है BD, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही तुम्हारी एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल ABF में, त्रिभुज ABF में, मैंने AD को आगे बढ़ा लिया, त्रिभुज ABF में यही लाइन BD एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, मतलब ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल आइसोसेलेस है। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस समद्विबाहु है और ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को तो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब जो लेंथ AD की होगी वही लेंथ DF की होगी, जो लेंथ AD की होगी वही लेंथ DF की होगी, मतलब AD और DF आपस में बराबर बराबर होगा, मतलब साइड AF का मिड पॉइंट होगा, DA मिड पॉइंट होगा। और ट्रायंगल AFC, त्रिभुज AFC को देखो, अगर आप किसी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन खींचते हो तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। यानी कि अगर ये 16 है तो ये आधा आधा होगा, AE की लेंथ भी 8 होगी और BC की लेंथ भी 8 होगी, मतलब आंसर क्या है इसका? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आंसर होगा। मनीष इससे स्लो नहीं हो सकता, अदरवाइज तुम्हारा ना तो सिलेबस पूरा होगा और तुम खुद इतने स्लो हो जाओगे कि तुम्हारा पेपर ही सॉल्व नहीं होगा 2 घंटे में। अब इतना पढ़ाई करने का फायदा है कि तुमको नॉलेज भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो हो कि 2 घंटे में पेपर सॉल्व भी ना हो। फायदा तो कुछ नहीं है मनीष उसका। आधे से ज्यादा बच्चों की समस्या है कि पेपर तो उनको पूरा आता है लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम है कि उनसे पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं होता, वो पढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जितना जरूरी सीखना है चीजों को उतना जरूरी फास्ट सीखना है। उल्टा सीधा सीखो लेकिन फास्ट करना सीखो। नोट नहीं करना है मनीष क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्लियर है? विदाउट कांसेप्ट कल की ही क्लास के लग रहे जो मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। रिंकीस कुछ नहीं था सवाल में, एक और क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे करा दूंगा जिससे आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप पहले इसको पढ़ लो फिर सॉल्व करना। आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ की लेंथ 15 है, PR की लेंथ 19 है। तो यहाँ पे PQ जो है आपका 15 दिया है और PR की जो लेंथ है, PR की लेंथ दी है आपको 19 दी है, ये 19 दी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, S मिड पॉइंट है, मतलब QS की लेंथ SR के बराबर है, S मिड पॉइंट है QR का। PT इज द एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन PT है ये एंगल बाइसेक्टर है और आपसे ST की लेंथ पूछिए, बताओ ST की लेंथ क्या होगी? आपसे ST की लेंथ पूछिए। दोनों सवाल एक ही है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को चेंज कर दिया, कुछ नहीं है। मैं भी फिगर को बड़ा कर देता हूं, आपको सवाल दिख रहा होगा पूरा पूरा दिख रहा है। अब सॉल्व करो बच्चे। आपको यहां पे दिया क्या है कि PQ की लेंथ तो बोल दी आपको, ये PQ 15 सेंटीमीटर, ये आपसे बोल दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये जो PR है ये आपसे बोल दिया है बच्चे 19 सेंटीमीटर, और ये जो PT एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और S क्या है? मिड पॉइंट। S मिड पॉइंट का मतलब QS की लेंथ SR के बराबर है। तो आपसे ST पूछा, ST का मतलब ये मिड पॉइंट S और ये पॉइंट T है, और यहां पे SCT को मिला लो, आप ऐसे मिला लो, ये आपसे पूछा है, ऐसे से T को मिला लो।
और ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है सभी को, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये तो सबको दिख ही रहा है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? बनाइए जल्दी से। 2 सेंटीमीटर अविनाश का आंसर आ गया है। वेरी गुड। अरे भैया कल की क्लास में बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्री भी दिखे और एंगल बाइसेक्टर भी दिखे तो तुरंत घुस जाओ क्या कॉन्ग्रुएंसी पे। 90 डिग्री भी दिखे और एंगल बाइसेक्टर भी दिखे। अभी लाइन क्यूटी है, अगर मैं सपोज क्यूटी को आगे बढ़ा देता हूं, अगर मैं सपोज क्यूटी को आगे बढ़ा देता हूं, सपोज ये पॉइंट आपका यू है, तो आप दो ट्रायंगल फोकस करो, ट्रायंगल पीटीक्यू, ट्रायंगल पीटीयू, ट्रायंगल पीटीक्यू, ट्रायंगल पीटीयू, ट्रायंगल पीटीक्यू, ट्रायंगल पीटीयू, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 है, 90। तो ये लाइन पीटी तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर भी है और ये लाइन पीटी आपकी एल्टीट्यूड भी है और ये केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल पे होता है। मतलब ट्रायंगल पीक्यू कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर साइड पीक्यू 15 सेंटीमीटर है तो पी से यू तक की लेंथ भी 15 सेंटीमीटर होगी। ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर ही होगा। और पूरा पीआर क्या है? 19। अगर पूरा पीआर 19 है तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोई डाउट है? आप मुझे बताइए कि अगर ट्रायंगल पीक्यू आइसोसेलेस है और ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है तो जो लेंथ क्यूटी की होगी वही लेंथ टीयू की होगी। अरे भैया पीटी तुम्हारा मीडियन भी तो होगा, पीटी मीडियन भी होगा। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, मुझे एसटी निकालना है। ट्रायंगल क्यू आर यू, त्रिभुज क्यू आर यू, ट्रायंगल क्यू आर यू को पकड़ लो, ये साइड 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर का मिड पॉइंट है एस, क्यू यू का मिड पॉइंट है टी, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट और ये 4 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट थ्योरम से एसटी की लेंथ कितनी आ गई? एसटी की लेंथ आ गई मिड पॉइंट थ्योरम से 2 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? पता यहां तक किसी बच्चे को डाउट है मिड पॉइंट थ्योरम से? कितना आसान सवाल था, कर लोगे अब? चल एक लेवल, ये सवाल जो थे प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये सवाल स्टैंडर्ड लेवल का है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ये बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आप इस सवाल को करिए जल्दी से, बनाइए फास्ट। नहीं राज अच्छी स्पीड है, टेंशन मत लो, पढ़ते रहो, बस मेहनत करते रहो। आपको समझ में तो आ रहा है ना भाई? बनाइए क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 फास्ट। राजा मैंने एक पैटर्न पे 2 सवाल करा दिया, आप रिपीट करके देख लेना। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है रिपीट का। संदीप फिगर स्केल से ड्रॉ नहीं की गई है, जैसा फिगर में दिख रहा है वैसा नहीं है, ठीक है? फिगर ऊपर नीचे हो सकती है। बनाओ भाई। ये आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी, ये दिख रहा है ट्रायंगल एबीसी। एडी क्या है? एडी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बीसी क्या है? 111 डिग्री है। एबी प्लस बीडी बराबर है एसी। एंगल एसीबी निकालना है, बनाओ जल्दी से। हाँ संदीप वीडियो एकदम सही आ रही है और मैं क्या करता हूँ इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब है ये क्वेश्चन, ठीक है? आप बनाइए जल्दी से। हिंदी में है, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। आप मुझे एक बात बताइए कि ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, एंगल बीसी जो है ये एंगल मुझे पता है 111 डिग्री का है। आपको ये एंगल एसीबी ये वाला एंगल निकालना है, थीटा, ये एंगल थीटा आपको निकालना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये दी है कि एबी प्लस बीडी बराबर एसी। क्या ये कंसेप्ट मैं आपको पहले नहीं बताया हुआ? नीरज आप प्रैक्टिस करो पहले। क्या ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले नहीं बताया? याद करिए जब एक्सटीरियर एंगल के सवाल बताए थे तो मैंने ये बोला था कि जब भी आपको किसी ट्रायंगल में एक साइड की वैल्यू दो साइड के सम के बराबर दिखाई दे, जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर एबी की लेंथ अगर मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूं, अगर मैं एबी को x मान लेता हूं और मैं बीडी को क्या मान लेता हूं? बीडी को y मान लेता हूं, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसी का जो लेंथ है वो तुम्हारा x प्लस y है। वो क्या x प्लस y है? वो x प्लस y। ये मैंने आपको ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, ना याद हो तो तुम्हारी गलती है कि तुम पापी हो गए, क्योंकि तुम पिछला थ्योरी पढ़ते ही नहीं। मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको इस टाइप से दिखे कि एक साइड की वैल्यू दो साइड के सम के बराबर है तो क्या करना है? आपको इस साइड को ब्रेक करना है, इस साइड को तोड़ना है। तो इस साइड को बच्चे तोड़ना सीखो। और तोड़ोगे कैसे? ये साइड x है तो x के नजदीक ही x रखो ना। तो यहाँ पे आप कोई पॉइंट ई अपनी मर्जी से ऐसे ले लो, अपनी मर्जी से इसको तोड़ना सीखो कि ये अगर आपका बच्चे x है, अगर ये आपका x है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा y। तो हमको इस तरीके से तोड़ना मैंने आपको बताया था x प्लस y। तो ये आप x प्लस y नहीं लिखना था, x अलग लिखो y अलग लिखो। ये बात मैंने आपको बताई थी और आपको नहीं याद है ये बात, तो फिर हम क्या कर सकते? गलती तो पूरी आपकी है, पढ़ना तो है नहीं। x प्लस y कोई दिक्कत इसमें विराज भूलने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये बोला है कि एडी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अगर बच्चे ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है बेसिक के हिसाब से बोला है। क्लियर? अब मुझे बताओ, आप दो चीजों पे फोकस करो, दो ट्रायंगल पे फोकस करो। एक देखो ट्रायंगल एडीबी, दूसरा देखो ट्रायंगल एडीई। एक देखो ट्रायंगल एडीबी, दूसरा देखो ट्रायंगल एडीई। अगर दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो तो दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, ये साइड एक्स और ये साइड एक्स और ये बीच वाला जो एंगल, बीच वाली जो साइड है एडी, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, दो ट्रायंगल को देखो गंदी नजरों से। ये रहा ट्रायंगल एडीबी, ये रहा ट्रायंगल एडीई, एडीबी एडीई, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड एक्स, ये साइड एक्स, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा और बीच वाली साइड एडी क्या होगी? कॉमन होगी। अगर कॉमन होगी तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एडी, साइड एंगल साइड, ये साइड, ये बीच का एंगल, ये साइड, ये साइड, ये बीच का एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड एस ए एस की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल एडीबी एडी कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो यहाँ पे सब कुछ ही बराबर है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ अल्फा के सामने y है तो यहाँ भी अल्फा के सामने y ही होगा, मतलब ये साइड तुम्हारी y होगी। अगर यहाँ अल्फा के सामने y तो सेम इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी अल्फा के सामने y ही होगा, तो ये साइड होगी y। अगर ये थीटा है ये भी y, ये भी y, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, थीटा थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में थीटा थीटा। अगर ये थीटा तो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा ये 2 थीटा। सभी को पता है कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। ये थीटा, ये थीटा, ये 2 थीटा, 2 थीटा होगा। अब मुझे बताइए, मुझे पता है कि ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीई कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ साइड एडी के सामने 2 थीटा, अगर इस ट्रायंगल में एडी के सामने 2 थीटा तो यहाँ भी एडी के सामने ये एंगल क्या होना चाहिए? ये एंगल होना चाहिए 2 थीटा। अगर बच्चे यहाँ साइड एडी के सामने 2 थीटा है तो यहाँ भी साइड एडी के सामने 2 थीटा ही होना चाहिए। अब सवाल है मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, क्योंकि कहानी हो गई खत्म, क्योंकि एंगल बीसी तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एंगल 111 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल मुझे 111 डिग्री दे रखा है, अब मुझे निकालना है थीटा। ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 111 डिग्री, ये 2 थीटा, ये थीटा, तो ये 111 है तो 2 थीटा प्लस थीटा कितना? 3 थीटा। अगर ये 111 है तो इन दोनों का सम होना चाहिए 69, 69 डिग्री, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 69/3 यानी कि 23 डिग्री। आंसर है ए ऑप्शन 23 डिग्री। बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार और काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? यस और नो, यस और नो करके बताइए। हाँ भाई एडवांस स्पेशल वालों बोलोगे कि नहीं कुछ?
बोलोगे कुछ समझ में आया तुम्हारे? एडवांस स्पेशल वाले तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, पढ़ते ही नहीं है। अविनाश स्पीचलेस क्यों हो तुम? इतना खराब बताया क्या मैंने? भैया वैल्यू पुटिंग जैसे टुच्चे तरीके टुच्चे अब वो अपने पास रखो, फारसी सवालों में लगते हैं, है ना? 2 सवाल दिखा दे तुम खुश होगे, जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अरे ये सब नहीं होता, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कांसेप्ट। ज्योमेट्री अगर वैल्यू पुटिंग से होती तो दुनिया कहां चली जाती है भाई? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना? ओके मैंक, हाँ बिल्कुल आज बन सकते हैं। चलिए, अरे भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 111 है तो इन दोनों का सम 69 होना चाहिए कि नहीं? तभी तो 69 + 111 180 होगा, तो 2 थीटा + थीटा 3 थीटा 69 थीटा 23 डिग्री। क्लियर है? ये तो पूछा था, इसी भी आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कराता हूं तगड़ा, इससे भी तगड़ा सवाल तुम्हें कराता हूं। ये देखो सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिए गए चित्र में ABCD एक स्क्वायर है, तो ABCD क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। एंगल MAN क्या है तुम्हारा? 45 डिग्री 45 डिग्री। DM की लंबाई 3 दी है, तो यहां पे दिया है DM की लंबाई 3 सेंटीमीटर और दिया है BN की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, BN की लंबाई दी है 4। आपसे पूछा MN की लंबाई क्या होगी? और ये ध्यान रखना कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक वर्ग है। अब कर दे रहे हैं सवाल को बड़ा, सवाल को कर दिया बड़ा, अब करो। देखिए MN की लंबाई बाद में निकालना, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि स्क्वायर की साइड बताओ, इस वर्ग की भुजा बताओ। पहले मैं आपसे पूछता हूं कि अगर पेपर में स्क्वायर की साइड पूछता तो इस सवाल को कैसे करते, मुझे ये बताओ। अगर पेपर में स्क्वायर की साइड पूछता तो इस सवाल को कैसे करते? बस इतना दिया है कि DM की जो लेंथ है, ये जो DM की लेंथ है ये है 3 सेंटीमीटर, ये तो 3 है, और ये जो BN है, ये जो BN है यहां से यहां तक BN, ये BN है, ये तुम्हारा है 4 सेंटीमीटर 4। तो MN तो बाद में निकालना बताऊंगा, पहले स्क्वायर की साइड निकाल के बताओ। फास्ट, वर्ग है। अच्छा अंकित 3 4 5 भी तो हो सकता है, दिख रहा है साफ साफ? हाँ अभी ना मास पॉइंट भी पढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री ऐसा नहीं कि केवल ज्योमेट्री से ही सॉल्व हो, बहुत सारे ज्योमेट्री के सवाल होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होंगे, त्रिकोणमिति से सॉल्व होंगे, बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाने लगूं तो 100 घंटे से ऊपर की ज्योमेट्री जा सकती है। अगर मैं पढ़ाने लगूं रिलेवेंट चीज भी, ठीक है, उतना ना आप पढ़ोगे ना ही हम पढ़ा सकते हैं। मैं तो पढ़ा सकता हूं लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, आपका पीसीएस बीच में जवाब दे जाएगा। तो मैं कुछ ही एक एग्जांपल करा पाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री से, जैसे हम यही सवाल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैं ये एंगल थीटा मान लो, बच्चे ये एंगल में थीटा मान लो, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे ये एंगल होगा 45 माइनस थीटा। क्या होगा? 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, 45 45 90, थीटा थीटा कट गया। आपको निकालनी स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर की साइड जो है ये मान ली मैंने भैया स्मॉल है, स्क्वायर की साइड हमने स्मॉल a मान ली, तो ये स्क्वायर की साइड निकालनी, स्क्वायर की साइड मैंने क्या मान ली? स्मॉल a मान ली। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाना चाहता हूं, ज्योमेट्री में एक एग्जांपल जरूर होना चाहिए। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABN, समकोण त्रिभुज ABN को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल ABN को देखो, ये एंगल थीटा है, तो आप सभी मुझे बता सकते हैं कि tan थीटा क्या आएगा? भैया tan ही लगेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 4/a, यही होता है। लेकिन अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ADM, समकोण त्रिभुज ADM देखूं, ADM ये एंगल 45 माइनस थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर 3 और ये हो गया बेस a, तो यहां भी मैं tan ही लगाऊंगा। तो tan 45 माइनस थीटा कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 3/a परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan a माइनस tan b सभी ने पढ़ा है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a into tan b, सभी बच्चों ने पढ़ा है ये फॉर्मूला बचपन में, इक्वल टू 3/a या फिर ट्रिग्नोमेट्री में। tan 45 डिग्री क्या है? tan 45 डिग्री होता है 1, tan थीटा क्या है? 4/a अपॉन 1 प्लस tan 45 1/a, tan थीटा 4/a बराबर आ गया 3/a। तो a माइनस 4, गौर से सुनना, a माइनस 4 बटे a प्लस 4 बराबर 3/a, मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 3a प्लस 12, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 12 बराबर 0। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो सीधा आचार फॉर्मूला लगाओगे, माइनस का b प्लस माइनस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दोगे, अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो 7 प्लस 49 48 होगा, रूट 97 98 में कम कर दोगे तो 7 प्लस रूट 97/2 ये स्क्वायर की साइड आएगी, 7 प्लस रूट 97/2 ये इस स्क्वायर की साइड आएगी। बताओ, तो हमने ज्योमेट्री का सवाल ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व किया। आया ना समझ में? मजेदार था? मजा आया कि नहीं? यस और नो? है भाई? हाँ नरेश, हेलो, क्लियर है? चलो, तो इस टाइप से बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो आपको धीरे धीरे सीखने पड़ेंगे, आपको इवॉल्व करना होगा। ज्योमेट्री इज लाइफ है जो आदमी जीता है इस चैप्टर के दौरान। ठीक है, जिसको इसमें मजा आ गया वो शादी ब्याह सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन इसको पढ़ेगा कि इसमें इतना मजा है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। बनाओ, सीधा आचार्य फॉर्मूला नहीं जानते हो तारीख तुम? चलिए अब MN की लेंथ निकालो। MN की लेंथ कैसे निकालोगे बताइए? ग्रीस लग रहा है तुम्हारा बेसिक काफी कमजोर है, बचपन में तुमने मैथ नहीं पढ़ा, नकल से पास हुए शायद, है ऐसा तो नहीं है? मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से। उत्कर्ष क्यों नहीं समझ आया? इतना आसान था यार वो, है ना? इतना सिंपल भी था। तुमको टेन पेन कुछ लगाना आता है? चलो छोड़ो, क्वेश्चन को छोड़ो, इस पे फोकस करो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आज मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा, रोटेशन ट्रिक। इस टाइप का अगर कोई भी सवाल हुआ तो इसी तरीके से आपका जल्दी से सॉल्व होगा, और वो तरीका है तुम्हारा रोटेशन ट्रिक। और रोटेशन ट्रिक आपको सीखना है सारे बच्चों को। अभिषेक मजा नहीं आया क्या? रोटेशन ट्रिक सभी लोग गौर से सुनिएगा, सभी लोग गौर से सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आप मुझे बताओ, ये ट्रायंगल ABN है, ये ट्रायंगल ABN, इसमें ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 माइनस थीटा। रोटेशन ट्रिक क्या होती है कि इस ट्रायंगल ABN को घुमाकर यहां पे शिफ्ट कर दो। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां पे लगा दूंगा तो आपके पास एक ट्रायंगल, रोटेशन का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल को रोटेट करके अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल इस तरीके से फिट कर दूं, यहां पे एक ट्रायंगल इस तरीके से लगा दूं,
लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल को रोटेट करके मैं ये ले आया, कोई दिक्कत है? आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आएगा तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये एंगल तो 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को रोटेट करके आप यहां ले आए, तो अगर ये साइड 4 है तो ये साइड भी तो आपकी 4 ही जाएगी, ये साइड भी तो आपकी 4 ही जाएगी, रोटेट करके यहां पे आया। 4 के सामने अगर थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा ही होगा। यहां तक बात क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को? जो ट्रायंगल एबीएन है वही सेम ट्रायंगल एडीएन है, जो ट्रायंगल एबीएन है सेम वही राइट एंगल ट्रायंगल एडीएन है, बस इसको रोटेट करके जो है आपको यहां पे फिट कर देना है। क्लियर है? गौर से देखना, गौर से देखना। और आज इतना बेहतरीन शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, इसको ऐसे रोटेट करो और यहां पे फिट कर दो। जो ट्रायंगल एबीएन है वही ट्रायंगल एडीएन है। ऐसा क्यों करा? ऐसे करने से फायदा क्या होगा और क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको अभी दिखाई देगा और सभी आपको मजा आएगा, अभी आपको मजा आएगा। गौर से देखिएगा, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि ये एंगल थीटा, ये 45 माइनस थीटा, तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक का? ये पूरा एंगल हो गया 45 डिग्री। थीटा प्लस 45 माइनस थीटा हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया कि 45 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? ध्यान से देखिए ना। अब मैं आपके सामने दो त्रिभुज दिखाता हूं। ट्रायंगल एम ए, ये पॉइंट मान लेता हूं, सपोज मैं ये मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं, सपोज मैं क्या मान लेता हूं? एल। मैं आपको दो ट्रायंगल दिखाना चाहता हूं, ट्रायंगल ए डी एल, नहीं एडीएल नहीं, ट्रायंगल ए एम एल, ट्रायंगल ए एम एल और ट्रायंगल ए एम एन, ट्रायंगल ए एम एल और ट्रायंगल ए एम एल एन। दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 45, ये एंगल 45, 45 45 तो बराबर ही है। आप मुझे बताओ ट्रायंगल ए एम एल, ट्रायंगल ए एम एन, दोनों ट्रायंगल में एंगल 45, एंगल 45, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला जो है एम ए ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये जो है ये कॉमन है, ये कॉमन है। आप मुझे बताओ यहां 90 के सामने अगर ए एन है तो यहां भी 90 के सामने सेम साइड तुम्हारी एल ए होगी। अरे भैया अगर तुम्हारा भैया ये ट्रायंगल ए बी एन और ट्रायंगल ए डी एल कॉन्ग्रुएंट है, 90 के सामने जो साइड है वही सेम लेंथ की साइड ए होगी। तो मैं आपको दो ट्रायंगल दिखा रहा हूं, ट्रायंगल ए एम एल और ट्रायंगल ए एम एन। इन दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 45 और ये एंगल 45। क्लियर है? साइड ए एम दोनों में कॉमन है तो साइड ए एम दोनों में कॉमन होगी। यहां मुझे बताइए ये साइड ए एल और ये साइड ए एन दोनों बराबर हैं, ये साइड ए एल ये साइड ए एन बराबर है, तो एंगल ये साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड, तो एस ए एस की प्रॉपर्टी से, एस ए एस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो गए, अगर यहां 45 के सामने 4 + 3 7 है तो यहां भी 45 के सामने 4 + 3 7 सेंटीमीटर होगा, मतलब एम एन की लेंथ आएगी 7 सेंटीमीटर, एम एन की लेंथ आएगी 7 सेंटीमीटर। और सीपीयू का इतना लेवल नहीं है, सीपीयू में इतना सवाल नहीं आता है, इतने लेवल का सवाल। क्लियर है? एस्पिरेंट समझ आया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक बार हम फिर से बता देते हैं, ये ट्रायंगल एम ए एन और ये ट्रायंगल ए एम एल, ये 45 45, ए एम तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 90 के सामने ए एन और यहाँ 90 के सामने वाला ए एल, ए एल और ए एन भी बराबर हो गया, तो साइड ये वाली साइड कॉमन, बीच के एंगल 45 45 दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो 45 के सामने 7, यहाँ 45 के सामने 7, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम, तो एम एन की लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। आंसर तगड़ा सवाल था कि बताइए, रोटेशन ट्रिक। क्लियर है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो पहले तो क्यों नहीं समझ आया, जब बाकियों को समझ में आया तो तुम्हें क्यों नहीं आया, और दूसरी बात कि रिपीट करके देखो, तीसरी बात कि केवल देखो मत, कॉपी पेन लेके खुद भी सॉल्व करो। पटना में आग लगा दी है सर, अच्छा। धरती हिल गई भाई, अच्छा। प्रतीक समझ आया? नहीं महेश, फेमस क्वेश्चन है। Why AL and AN इक्वल? अरे यार ट्रायंगल ABN और ट्रायंगल ADN कॉन्ग्रुएंट है ना, तो 90 के सामने AL है तो यहाँ भी 90 के सामने AN, दोनों सेम ही ट्रायंगल तो हैं। संजू जवाब दे रहा हूँ भाई मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 1 पे आगे वापस से। तो अब यहाँ तक हटा दीजिए, इसी के साथ आपका जो है कॉन्ग्रुएंसी का अंत होता है। ठीक है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा धीरज, कह ढा रहे हैं। अच्छा कोमल, करेंगे। आप इतना देर तक मत पढ़ाइए, देर तक नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेबस कैसे खत्म होगा। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी, मास पॉइंट ज्योमेट्री, और हिंदी में इसको, सॉरी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एमपीजी भी कह देते हैं। ठीक है? अच्छा नवजोत, कोई बात नहीं बच्चे, रिपीट करके देखना, बाकी सब समझ में आया ना आपको? कॉन्ग्रुएंसी नहीं भी पढ़े, अगर आपने सिमिलरिटी ढंग से पढ़ी तो सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? हिमांशु, अरशद, वेरी गुड। हिंदी में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, ठीक है? द्रव्यमान बिंदु ज्यामिति ऐसे समझ लो, ठीक है? लेकिन कोई मतलब है नहीं, ध्यान से देखिए, पहली बार नाम सुना एमपीजी। एक्चुअली मास पॉइंट ज्योमेट्री एक फिजिक्स का कांसेप्ट है, भौतिक विज्ञान का कांसेप्ट है, एक फिजिक्स का कांसेप्ट है जिसको हमने ज्योमेट्री में अप्लाई किया। ठीक है? आप लोगों ने पता होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस करना, किसी फिगर को वेट रख के बैलेंस करना। ठीक है? किसी फिगर को वेट रख के बैलेंस करना, मास पॉइंट ज्योमेट्री का बहुत सिंपल सा कांसेप्ट था जिसको हमने फिजिक्स का कांसेप्ट था जिसको हमने ज्योमेट्री में लगा दिया। और इसके अंदर क्या करते हैं, हमें फिगर को, कोई भी फिगर दिया होगा उसको हम वेट रख के बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्या इसके पीछे सिनेरियो है, क्या कांसेप्ट चलता है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, नहीं समझ में आता तो स्किप कर सकते हो, बर्डन लेने की जरूरत है नहीं, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना चाहता हूं, फिर भी इसको लोग मेंटर पढ़ाते हो कि होता क्या है कि सिलेबस में ना होने के बावजूद अगर आप ये तरीका जानते हो तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर लोगे, जिनमें आपको अगर नॉर्मल मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप एमपीजी से करोगे, है ना, मास अगर बैलेंस करके करोगे तो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसका केवल एक ही पर्पस है, सवाल को जल्दी सॉल्व करना, नथिंग एल्स। ठीक है? चलिए, होता क्या है ध्यान से देखिए, सपोज आप पार्क में गए, झूला झूल ले, अब पार्क में गए झूला झूले, तो झूला होता क्या है, यहाँ बीच में झूला किसी चीज पर टिका रहेगा। ठीक है? झूला बीच में किसी चीज पर क्या रहेगा, टिका रहेगा। वॉइस क्लियर आ रही है?
देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल जरूर पूछते हैं कि सर ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा। 6 महीने पढ़ लो, 6 महीने अपने आप को इस मार्केट में घिस लो, रगड़ लो, प्रीवियस लगा लो, YouTube देख लो, हाकार मचा लो, पैच लगा लो, अपने आप 6 महीने बाद इतने जहरीले और इतने खूंखार और इतने जानवर टाइप के हो जाओगे मैथमेटिक्स में कि तुमको अपने आप पता लगने लगेगा। अरे पहले आप स्ट्रगल तो करो, चीजों को सीखो तो सही, ठीक है। जैसे नया पुलिस वाला होता है तो रिश्वत भी सोच समझ के लेता है, जैसे उसकी 5 साल की सर्विस होती है, एक नंबर का क्या बन जाता है फिर वो चूसने वाला, ठीक है, उसको जहां से पैसा मिले वहां से हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता है। वैसे ही तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, वैसे एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, धीरे धीरे पता लगने लगेंगी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को रगड़ना पड़ेगा 6 महीने, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप लिखना कुछ नहीं, अरबी छोड़ो, कॉपी पेन यहाँ देखो। हमने एक लाइन, हम एक झूले पे झूलने गए, तो झूला इस तरीके से होता है, यहाँ किसी पॉइंट पर बैलेंस होगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक बंदा बैठ सकता है और यहाँ पे तुम अपनी बंदी को बिठा दो, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। सपोज आप हो 50 केजी के, आप हो 50 केजी के और आपकी मैडम है, आपकी मैडम भी 50 केजी की है, ठीक है, वो भी तुमसे किसी मामले में कम नहीं है, ऊपर ही है। आप हो 50 केजी के, आप हो, ठीक है, और आपकी मैडम भी 50 केजी की है, मैडम होगी आपकी, ठीक है, और आप लोग झूले पे बैठ के झूल रहे हो और यहाँ झूला बैलेंस है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे झूला बैलेंस है और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी सपोज 1 मीटर, क्या है 1 मीटर, और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी ये भी 1 मीटर है। तो आप मुझे बताओ क्या झूला बैलेंस रहेगा कि नहीं? ना तो ये इधर होगा ना ये उधर होगा, आप जैसे बैठ रहे वैसे के वैसे बैठे रहोगे, ना ये इधर हिलने वाला है ना ये वो उधर हिलने वाला है। बोलो कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? यहाँ तक झूल इतना तो आप समझते हो, फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, थोड़ी बहुत दुनिया जानते हो, न्यूटन कुछ जानते हो। अगर मैं झूले पे तुमको बिठा दूं, दूसरी तरफ तुम्हारी मैडम को बिठा दूं, कोई दिक्कत? और यहाँ से जहाँ पे झूला लटकाएगा ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, तो क्या झूला बैलेंस नहीं रहेगा? बिल्कुल बैलेंस रहेगा। लेकिन आपकी मैडम क्या है, बच्चों को बहुत पसंद करते, तो पार्क से एक बच्चा पकड़ लाइन या फिर डॉगी कुत्ता पकड़ लाइन और वो कुत्ता उन्होंने अपनी गोदी में बिठा लिया, तो अब आपकी मैडम का वजन 50 केजी से बढ़कर कुत्ते समेत कितना हो गया? 60 केजी हो गया, 60 केजी। अगर 60 केजी हो गया तो बताओ झूला क्या होगा? झूला तो आपका इस तरफ को नहीं झुक जाएगा, तो झूला आपका झुक जाएगा और आप पहुंच जाओगे आसमान में और मैडम पटक नीचे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? तो ये कहानी है, यही मास पॉइंट थ्योरम है कि हम मास लगा के इस झूले को बैलेंस कर रहे हैं। इसी चीज का यूज हुआ ज्योमेट्री में कि हम मास रख के ट्रायंगल को बैलेंस करेंगे। और कैसे बैलेंस करेंगे इसका कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि अगर मैं आपके सामने कोई झूला रखता हूं इस तरीके से, ये झूला यहां इस पॉइंट पर बैलेंस है और यहां पर सपोज m1 kg का मास है, m1 kg का द्रव्यमान है, और यहां सपोज आपका m2 kg का मास है। क्लियर है? और सपोज ये डिस्टेंस आपकी L1 है और ये डिस्टेंस जो है सपोज ये डिस्टेंस आपकी L2 है, ये डिस्टेंस सपोज आपकी क्या है? L2 है। इतनी बात तो हर एक बच्चे को समझ में आ ही रही होगी, है ना? हाँ दीपक, नोट्स तो मैंने ऑलरेडी दिए ही हैं, ठीक है। तो ये झूला केवल और केवल इस पॉइंट पर तभी बैलेंस रहेगा। कंसेप्ट लिख लेना कि एमपीजी का कंसेप्ट क्या है कि ये फिगर, ये झूला केवल और केवल तभी बैलेंस रहेगा जब ये मास m1 और इसकी पॉइंट से दूरी, इससे इस पॉइंट से दूरी का जो प्रोडक्ट है m1 into L1 ये बराबर हो जाए। ये क्या है? मास m2, और इस मास की जिस पॉइंट पर बैलेंस करना है उस पॉइंट से दूरी का प्रोडक्ट अगर बराबर हो जाए, अगर m1 L1 आपका m2 L2 के बराबर हो गया, अगर m1 L1 की वैल्यू अगर आपकी m2 L2 के इक्वल हो गई, दैट मींस क्या है? दैट मींस आपका ये जो फिगर है ये बैलेंस होगा, आपका झूला शीशो आपका बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज नहीं। तो कोई भी फिगर केवल तभी बैलेंस होगी जब दिस m1 into L1 बराबर m2 into L2। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, बताइए क्लियर है? m1 into L1 बराबर m2 into L2। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से कि m1/m2 बराबर m1/m2 बराबर L2 by L1। m1 यहाँ से अगर m2 को चले जाओ m1/m2 तो L1 उधर चला जाएगा बराबर L2/L1। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस रेशियो में एक शीशो पर एक झूले पर मास लटकाए गए हैं, m1 m2 जिस रेशियो में लटकाया गया उसके रिवर्स रेशियो में लेंथ होगी, मतलब m1 से m2 का रेशियो वही होगा जो L2 से L1 का होगा। मास के रेशियो के रिवर्स में लेंथ का रेशियो, लेंथ के रेशियो के रिवर्स में मास का रेशियो, जो रेशियो m1 से m2 का है वही रेशियो L2 से L1 का होगा। ये बात आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझ में आया है? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ जाए आगे, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, तो छोटा सा सवाल आप देखिए ये लिखने का कि सपोज ये झूला इस पॉइंट पर बैलेंस है। अब यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये हो आप और आपका वजन है 35 किलोग्राम और ये जो डिस्टेंस ये सपोज यहाँ से यहाँ तक की 9 मीटर, काफी बड़ा झूला है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 14 मीटर। तो आपको कितनी मोटी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए कि झूला बैलेंस रहे? इस फिगर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने वेट की गर्लफ्रेंड आपको रखनी चाहिए, मुझे बताओ। सॉल्व इट। ऐसा मत करना सर कैसे भी दिलवा दो सब बैलेंस कर लेंगे, हैं? झूले को बैलेंस करना है, गर्लफ्रेंड को नहीं, वो तो कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, समझे? तो यहाँ कितने वेट की हम गर्लफ्रेंड बिठा दें जिससे कि तुम्हारे झूला क्या रहे? बैलेंस रहे। अच्छा रूपक, हाँ रोहित, वेरी गुड। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊं, तो सीधा फॉर्मूला लगा लो कि अगर 35 केजी 9 केजी है तो ये हो जाएगा 35 into 9 बराबर ये 14 केजी। सपोज यहाँ m केजी की बिठानी है m केजी की, तो इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणा m, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 45/2 आ गया 22.5 केजी। तो 22.5 केजी की पतली दुबली सी गर्लफ्रेंड आप यहाँ पे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। 22.5 केजी। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक ही तरीका होगा। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझिएगा कि आप मुझे बताइए देखिए अगर ये फिगर बैलेंस है, ये लेंथ ये 9 मीटर है 14 मीटर है, तो लेंथ का रेशियो है 9:14। लेंथ का रेशियो कितना बचे? लेंथ का रेशियो है 9:14। तो यहाँ पे जो वेट होगा, वेट का रेशियो रिवर्स नहीं होगा 14:9, वेट का रेशियो का रिवर्स नहीं होगा 14:9। मतलब अगर यहाँ 14 यूनिट वेट है तो यहाँ 9 यूनिट वेट होगा। भाई लेंथ का रेशियो 9:14 है तो वेट का रेशियो 14:9। देखिए उल्टा होता है कि नहीं? तो 14 की वैल्यू 35 से कितने गुना है? 2.5 गुना है। कितने गुना है? 2.5 गुना है। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, तो 18 + 4.5 कितना आ जाएगा? 22.5 केजी। तो आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए 22.5 केजी की, ठीक है, पतली दुबली। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? क्लियर है? 22.5 केजी। यहाँ तक समझ में? अनंत हिंदी में बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत हुई इस सवाल में पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है? क्लियर है ना ये सभी बच्चों को? बैलेंस कर लोगे? मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, इस टाइप की चीजें आपको समझनी चाहिए। जैसे कि सपोज मैं आपके सामने एक झूला बना देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे
ये सपोज है यहां पे है तुम्हारा 27 केजी वेट और यहां पे है तुम्हारा 45 केजी वेट, ठीक है। और ये जो झूला है ये तुम्हारा 40 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 40 सेंटीमीटर लंबा यहां से यहां तक का, ठीक है। 40 सेंटीमीटर ही समझ लो। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है बताइए। कोई दिक्कत हो रही है इसमें? जल्दी से बताओ। नीतीश प्रैक्टिस की कमी है ना, कंसेप्ट पढ़ने से कभी सवाल सॉल्व नहीं होते, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी सवाल सॉल्व होंगे। पंकज क्या हुआ? 25। आप मुझे बताइए अगर ये फिगर बैलेंस है तो यहाँ मास का रेशियो 9 3 27 9 5 45 3 अनुपात 5, तो यहाँ ये जो लेंथ होगी क्या इस लेंथ का रेशियो 5:3 नहीं होगा? आप मुझे बताइए 5:3 होगा भैया। रिवर्स रेशियो में मास जिस रेशियो मास है 3 अनुपात 5 के रेशियो में, तो लेंथ उल्टा रेशियो 5:3 का होगा कि नहीं? 5:3 का रेशियो होगा। बोलो 5:3। अगर 5 मिनट है तो लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट होगी, तो टोटल कितना हो गया? 8। तो 8 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो आ जाएगा 5 5 25 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 5 15 सेंटीमीटर, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुई हो यहाँ तक किसी भी बच्चे को चीजें समझने में? क्लियर है? यहाँ तक कर लेंगे चीजें, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन केवल ये कंसेप्ट पढ़ने से सारे सवाल सॉल्व हो जाएं ऐसा नहीं है। सवाल तो आपको जब मैं सॉल्व करूंगा तभी सॉल्व होंगे। बहुत बेसिक से वो इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पे कैसे सवाल बन सकता है वो मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। कहां पे हो गया भाई? ये बनाइए सवाल नंबर 1, गौर से करिएगा। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। मोमेंट एट सेंटर पॉइंट इज 0। वेरी गुड अमित। वो सेंटर पॉइंट नहीं होता, वो पॉइंट जहां पे बैलेंस करते हैं, ठीक है। इन ए ट्रायंगल ABC D E and F are 3 points on side BC C and AB respectively। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब छोटा क्वेश्चन है, पढ़ तो लोगे ही, डायग्राम बनाते हैं खूब बड़ा। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं कुछ इस तरीके से। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ये हो गया ट्रायंगल ABC। DEF are पॉइंट है साइड BC CA AB पर, तो यानी कि ये यहां से मिला के ये हो गया तुम्हारा AD, हमने इसको यहां से मिला, ये हो गया तुम्हारा BE, ठीक है। और ये CF। देखो ऐसे तीनों एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, पर आप मान लो कि तीनों एक पॉइंट से पास करते हैं क्योंकि तभी सवाल बनेगा, अदरवाइज सवाल बनेगा ही नहीं। BD से CD का रेशियो 3:4, तो BD से CD का जो रेशियो वो 3:4 दिया है। CE से CA का रेशियो 2:9, मतलब CE अगर 2 है तो CA 9 है, अगर CE 2 है तो CA यहां से यहां तक 9 है, तो AE कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, तो रेशियो दिया 7:2। जो लेंथ है उसी के नीचे रेशियो लिखा हुआ है, BD से CD 3:4 हो गया। CE अगर 2 है तो CA 9 है, तो CE 2 हो गया, CA 9 तो 7 बचा, तो 7:2। आपसे पूछा क्या है? AF से FB का रेशियो आपसे पूछा है, AF से FB का रेशियो। क्लियर है? अच्छा अंकित, तो मैं यहाँ पे आपको सारे ही रेशियो निकाल के बताऊंगा, आप गौर से सुनिएगा। आप कहीं भी किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना, ये सवाल है, इसमें रेशियो दिया है, मुझे AF से FB पूछा है, मैंने आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री का कांसेप्ट बता दिया है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना चीज वो बहुत मजेदार है। फिगर को बैलेंस करना है, मास रख के, वैल्यू रख के, मास रख के। और कैसे बैलेंस करोगे? आप उस पॉइंट को पकड़ो जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप इस पॉइंट C को पकड़ लो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। यश गौर से देखो, क्लियर है एकदम वीडियो। अगर आप ये देखो ये पॉइंट सी, आपको रेशियो कहां दिया है? आपको रेशियो दिया है BD से DC 3:4, आपको रेशियो दिया AE से EC 7:2। तो ये पॉइंट सी ऐसा है जो इस लाइन BC पर भी आ रहा है और इस लाइन AC पर भी आ रहा है। ये पॉइंट सी ऐसा है, तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट सी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बैलेंस कहीं से भी करते हो, कर सकते हो, लेकिन यहां पे करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होगी? सरल होगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। सपोज अगर मैं इस लाइन को बैलेंस करना चाहता हूं BDC को, अगर लेंथ का रेशियो 3:4 है तो यहां पे 4 यूनिट मास आना चाहिए, यहां पे 3 यूनिट मास आना चाहिए, बताइए तभी तो बैलेंस होगा। अगर लेंथ का रेशियो 3:4 है तो मास का रेशियो जस्ट उल्टा। अगर मैं 4 केजी वजन रखता हूं B पे तो C पे मुझे 3 केजी वजन रखना पड़ेगा, 4:3, 4 3 12 और 3 4 12, बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अगर लाइन AEC बैलेंस है, अगर आपकी ये वाली लाइन बच्चे बैलेंस है AEC, अगर ये रेशियो 7:2 का है, ये रेशियो 7:2 का है, तो अगर यहां पे 2 यूनिट वेट रख रहे हो तो आपको यहां पे 7 यूनिट वेट रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 है और 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14 7 दूनी 14। क्लियर है? तो ये देखो आपकी लाइन बैलेंस होगी 7 दूनी 14, 2 सत्ते 14, 4 3 12, 3 4 12। लेकिन यहां 3 और 7, इस लाइन को बैलेंस करने के लिए 3 केजी वेट और इस लाइन को बैलेंस करने के लिए कितना वेट रखना पड़ेगा? 7 केजी वेट रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं ना 3 रखो ना 7 रखो, इस लाइन को बैलेंस करने के लिए 3 और 7 का एलसीएम वर्ड यूज कर रहा हूं, एलसीएम, यानी कि यहां पर 21 केजी वजन रख लो। कितना वजन रखो आप? 21 केजी वजन रखो। जैसे 21 केजी वजन रखोगे क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप यहां पे 21 केजी वेट पुट करिए, कितना पुट करिए? 21 केजी। बस यही इतना ही लॉजिक मैं आपको सिखाना चाहता था। सिमिलरिटी से भी हो जाएगा, डजंट मैटर, पर मास पॉइंट ज्योमेट्री से करिए। इस लाइन की वजह से यहां कितना वेट आएगा? 3, इसकी वजह से आएगा 7, तो 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। आप पॉइंट सी पर कितना वेट रख लीजिए? 21 केजी वेट रख लीजिए। अब देखिए बैलेंस करो, अगर ये लाइन बैलेंस है तो 21 चौक 84 और 28 तिया 84 यहां पे हो जाएगा 28, और 28 तिया 84 होता है, 21 चौक 84 होता है, लाइन बैलेंस हो गई। इसको बैलेंस करते हैं, M1 L1 बराबर M2 L2, 21 दूनी 42 और 6 सत्ते 42, यहां पे आ जाएगा 6 6 सत्ते 42, 21 दूनी 42। क्लियर है? अब मुझे बताइए, मुझसे पूछा क्या है? AF से FB का रेशियो। अगर मैं इस लाइन AB को देखूं, अगर मैं इस लाइन AB को देखूं, अगर ये लाइन AB आपकी बैलेंस है, यहां पर 6 केजी मास है, यहां पर 28 केजी मास है, तो यहां पर कितना होगा? यहां पर होगा 34 केजी मास, 34 केजी मास। अगर यहां 6 है, यहां 28 है, तो यहां होगा 34 केजी, यहां 28 है तो यहां 21 है, तो यहां होगा तुम्हारा पॉइंट डी पर 49 केजी, 28 प्लस 21 का सम 49 केजी। अगर यहां 6 है, यहां 21 है, तो यहां होगा पॉइंट डी पर 27 केजी। कितना वेट होगा? 27 केजी। तो आप मुझे बच्चे एक बात बताना, बहुत ही आसान सी बात है। अगर मैं लाइन AB को देखूं, ये 6 यूनिट मास है या 28 यूनिट मास है, तो जो लेंथ का रेशियो होगा AF से FB की, अगर लेंथ का रेशियो निकालना है तो लेंथ का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स होगा मास के रेशियो का। अगर यहां 6 मास है 28 मास है तो AF 28 यूनिट और FB 6 यूनिट, लेंथ का जो रेशियो होगा जस्ट इसका रिवर्स होगा, 28:6 यानी कि 14:3, 14:3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन। 14:3, 14:3। बोलो बात समझ में आई कि 14:3 आएगा? अच्छा श्रेयांश,
क्लियर है? 14:3, 14:3। अब ये देखो पूरा फिगर ही बैलेंस निकल के आएगा। मैं कह रहा हूं कि ये 21 ये 6 तो पॉइंट ई पर 27 जाएगा, ये 28 21 तो पॉइंट ई पर 49 जाएगा, ये 6 28 तो 34 जाएगा। अगर ये पॉइंट ओ है, मुझे बताना अगर ये पॉइंट आपका ओ है, ये 6 है, ये 49 तो 49 6 यहां पे कितना जाएगा? देखो 55 केजी, कितना जाएगा? 55 केजी। अगर मुझे बताओ ये 6 है, ये 49 है और ये लाइन अगर बैलेंस है तो यहां पर 49 6 कितना जाएगा? 55 केजी जाएगा। अगर लाइन बीई बैलेंस है तो ये 28 केजी, ये 27 केजी, 28 + 27 दोनों का सम 55 आ रहा है, ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। अगर ये 21 है, ये 34 है तो 21 + 34 दोनों को जोड़ लो 55 आ रहा है। चाहे इधर से जोड़ो, चाहे इधर से जोड़ो, चाहे इधर से जोड़ो, पॉइंट ई पे हमें पॉइंट ओ पे हमेशा एक बैलेंस वेट आएगा 55 केजी, यहां 55 केजी। अगर आपसे इसमें एग्जामिनर पूछ लेता कि एओ से ओडी का रेशियो बताओ, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता एओ से ओडी का, तो एओ से ओडी पूछा है, लाइन एडी अगर बैलेंस है, अगर लाइन एडी बैलेंस है, यहां पे 6 केजी मास, यहां पे 49, तो मास 6 और 49 तो लेंथ का रेशियो जस्ट उल्टा 49:6 हो जाता, 49:6। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता बीओ से ओई का रेशियो बताओ, अगर एग्जामिनर पूछता बीओ से ओई का रेशियो आप बताओ, तो यहां 28 केजी मास, यहां 27 केजी मास, बीओ से ओई 28 और 27, तो लेंथ का रेशियो जस्ट उल्टा 27 इधर और 28 उधर, 27:28 आ जाता। क्लियर? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर कि सीओ से ओएफ का रेशियो बताओ, तो कैसे करते? ये लाइन सीएफ बैलेंस है, यहां 34 केजी मास है, 21 केजी मास, तो ये 21 इधर आ जाता, 34 इधर आ जाता, तो लेंथ का रेशियो जस्ट उल्टा 34:21। ये सभी के रेशियो आप निकाल सकते हो, सारे के सारे रेशियो। क्लियर? बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो तो देख लो एक बार। बंद हो गया? बनाई भाई, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको देखो भाई, समझो मैंने किया क्या। अरे हमने मास पॉइंट ज्योमेट्री तो लगाया, बैलेंस ही तो किया। अगर यहाँ 21 केजी तो 21 84 28 84 की दूनी वाली 6 42 6 आ गया, 28 आ गया, रेशियो 28 5 6 हो गया। जो मास का रेशियो उसके रिवर्स में लेंथ का रेशियो 6 यहाँ है तो 6 इधर आ जाएगा, 28 है तो 28 इधर, 6 इधर चला जाएगा, 28 उधर चला जाएगा, इसी तो 6 इधर और 28 उधर, 28 5 6 आ गया, एएफ से एफबी का। क्लियर है? 6। अरे भैया अगर ये लाइन बैलेंस है तो m1 l1 बराबर m2 l2 लगाओ, 21 दूनी 42 तो 6 7 42, तभी तो आएगा। डिग्री समझ में आया? 21 चौक 84 28 3 84 कैसे ऐड क्यों करते हैं सर? आप मुझे बताओ कि अगर आप इस तरीके से एक झूला बना रहे हो, आप एक इस तरीके से झूला, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है? न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर आप इधर 5 केजी वजन रख दो और आप अगर उधर 14 केजी वजन रख दो, तो ये झूला केवल तभी बैलेंस रहेगा जब यहां ऊपर को 19 केजी भार महसूस हो। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट रिएक्शन। अगर यहां 5 है, यहां 14 है, तो जिस पॉइंट पे ये फिगर बैलेंस है, वहां पे ऊपर की तरफ 19 केजी वेट अपने आप ऑटोमेटिकली लगता है, तभी ये बैलेंस होता है। ठीक है? आया ना समझ में? गुड आउट। एओ से अगर यहां 6 है, यहां 49 है, तो 49:6 रिवर्स हो जाएगा एओ से ओडी का रेशियो। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराता हूं, टेंशन को ले लो, एक और सवाल करा देते हैं। ये रहा सवाल नंबर आपका सामने आ गया, दूसरा नंबर, जल्दी बनाओ फास्ट। नींद तो मुझे भी आती है बच्चे, जानवर थोड़ा ना हूं मैं। इधर देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, आप फिर से एक ट्रायंगल बना लो गौर से। हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। एडी इज द मीडियन ऑफ साइड बीसी, तो एडी जो है मीडियन है साइड बीसी की, यानी कि ये इसको 1:1 में बांट रही है। बीडी से डीसी का रेशियो 1:1 है। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एसी सच दैट बीई इंटरसेक्ट एडी एट पॉइंट 2। अब देखो साइड एसी पर कोई पॉइंट ई इस तरीके से है कि एडी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर। एओ से ओडी का रेशियो है 4:5। एओ से ओडी का जो रेशियो है आपको दिया है 4:5 का रेशियो दिया है एओ से ओडी का। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए अनुपात ईसी कितना होगा, ए से ईसी का रेशियो जो है वो बच्चे आपसे पूछा गया। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? अरे राहुल समझा तो दिया। आप कोई अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में 2 रेशियो दे रखे तो बाकी कोई भी रेशियो निकाल सकते हो, आप अपनी मर्जी से बनाएं, कहीं से भी शुरू हो जाओ। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस ट्रायंगल को बैलेंस करना है, फिगर को बैलेंस करना है। राहुल बोल जाओ यहाँ पे देखो, अगर लाइन बीसी बैलेंस है, अगर लाइन बीसी बैलेंस है 1:1 का रेशियो, तो अगर पॉइंट बी पे 1 यूनिट मास है तो सी पे भी 1 केजी रखो, 1 * 1 1 1 * 1 1 बैलेंस हो गया। अगर लाइन अगर ये 1 है, ये 1 है, तो पॉइंट डी पे आएगा 2 केजी मास, कितना आएगा? 2 केजी। अगर लाइन एडी आपकी बैलेंस है, लाइन एडी ये रेशियो 4:5 है, तो अगर यहाँ 5 यूनिट मास आ रहा है तो यहाँ पे आएगा फिर 4 यूनिट, 5 यूनिट, यहाँ 4 यूनिट। लाइन एडी की वजह से, लाइन एडी की वजह से यहाँ 5 यूनिट वेट आएगा, यहाँ 4 यूनिट वेट आएगा, जबकि लाइन बीसी की वजह से 1 है, ये 1 है, यहाँ पॉइंट डी पर 2 यूनिट वेट आएगा। तो मेरे मर्जी से ना 2 रखो ना 4 रखो, यहाँ पर ना 2 रखो ना 4 रखो, 2 और 4 का एलसीएम रख लो, 2 और 4 का एलसीएम होता है तुम्हारा 4। यहाँ पे आप 4 यूनिट वेट रख लो, कितना यूनिट वेट रख लो? 4 यूनिट वेट रख लो। अगर 4 यूनिट वेट रखोगे तो बैलेंस करने के लिए रेशियो, मास का रेशियो 1:1 होना चाहिए, मतलब 2 यूनिट मास यहाँ पे आ जाएगा, 2 यूनिट मास यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो ना 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 + 2 4, ये लाइन बैलेंस होगी, ये लाइन बैलेंस होगी। ये देखो ये भी बैलेंस हो गया, 5 चौक 20 5 चौक 20 बैलेंस हो गया, m1 l1 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 बैलेंस हो गया, m1 l1 बराबर m2 l2। अब कुछ नहीं पूछा। अगर यहाँ 4 यूनिट मास है, 5 यूनिट मास है, तो पॉइंट ऊपर कितना मास होगा? 9 केजी। 5 केजी 4 केजी, तो अगर ये लाइन बैलेंस है तो पॉइंट ऊपर जाएगा 9 केजी, कितना जाएगा? 9 केजी। गौर से सुनिएगा, अगर लाइन बीई बैलेंस है आपकी, अगर ये लाइन बीई आपकी बैलेंस है, अगर ये 9 केजी बीच में है, यहाँ 2 केजी है, तो यहाँ कितना मास जाएगा? यहाँ मास जाएगा आपका 7 केजी 7 केजी। बात सुनते रहना, अगर यहाँ 2 केजी है, यहाँ 9 केजी, तो यहाँ 7 होगा, 7 + 2 ही तो 9 होता है। देखो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, 2 है और ये 5 और 2 + 5 7, 2 5 7 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पूछा क्या है? ए से ईसी का रेशियो, ए से ईसी का रेशियो। इतना वैसे करना ही नहीं था इस सवाल में, आप खुद ही बताओ। यहाँ 5 यूनिट मास है, 2 यूनिट मास है, तो लेंथ का रेशियो 2 इधर आएगा, 5 उधर आएगा, कितना जाएगा? 2:5 आंसर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट आया हो अभी तक? अगर आपसे एग्जामिनर यही पूछ लेता कि बीओ से ओई का रेशियो बताओ, अगर आपसे ये पूछ लेता कि बीओ से ओई का रेशियो बताओ, तो कुछ ऐसे डरने की जरूरत है नहीं आपको। आप मुझे बताओ यहाँ 2 मास या 7 मास है, तो बीओ चाहिए तो 7 इधर आ जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, 7:2 आंसर। क्लियर है? ठीक है? अविनाश किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम रखना, तो ये तरीका आपका बेस्ट है। ठीक है? चलो एक सवाल मैं और कराता हूं, डाउट मत रखो, खुद से भी करोगे तो चीजें सेम ही आएंगी। ये रहा सवाल नंबर 3, सॉल्व इट।
कविता बैलेंस करना क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? यूज रेशियो निकालने में तो हो रहा है। ये सवाल जो है 2017 प्री के पेपर का पूछा हुआ है। अब एक सवाल पूछिए बस गलती से, और वो भी मास ज्योमेट्री से नहीं करना था, दूसरे तरीके से करना था। जैसे यहाँ पे बोला है एओ से ओडी का रेशियो, मैं फिगर को मैं बड़ा भी कर दूंगा। यहाँ पे बोला है इधर ही बना दे क्या? चलो हम इधर ही बना देते हैं, इधर बना दो। ये बन गया भाई। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, हमने ये मिला दिया। ये हो गया तुम्हारा भैया एडी, ये हो गया एडी, हमने ये मिला दिया। ये हो गया तुम्हारा बीई, और ये मिला दिया हमने, ये हो गया तुम्हारा सीएफ, और तीनों काट रहे हैं कहां पर? पॉइंट ओ पर। आपको दिया क्या? एओ से ओडी 5:4, तो एओ से ओडी का जो रेशियो है ये 5:4, 5:4। सीओ से ओएफ 3:2, तो ये सीओ है, ओएफ ये 3:2 का रेशियो, 3:2। आपसे पूछा है कि बीओ से ओई का रेशियो क्या है? बीओ से ओई का रेशियो एमपीजी ऑलवेज एप्लीकेबल है, बस आपको फिगर को बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है? तो देखो मैं आपको सवाल को कराता हूं। सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा अच्छा है। ये लाइन और ये लाइन और थर्ड लाइन का रेशियो निकालना है। दो लाइन का रेशियो पता तो तीसरी का आसानी से आ जाएगा। वेरी गुड अमित, गौर से देखिए, हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये लाइन एडी बैलेंस है, ये लाइन एडी बैलेंस है पॉइंट ओ पर। अगर ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट लेंथ है, तो अगर यहाँ 4 केजी वजन होगा तो यहाँ 5 केजी वजन होगा। 4 पंजे 20, 5 चौक 20, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 9। पॉइंट ओ पर आना चाहिए 9। लाइन एडी की वजह से पॉइंट ओ पर 9 केजी वेट आएगा। आप मुझे बताइए कि अगर ये लाइन सीएफ बैलेंस है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो यहाँ आएगा तुम्हारा 3 केजी वजन, यहाँ आएगा तुम्हारा 2 केजी वजन, यहाँ 3 केजी वजन। गौर से सुनिएगा, अगर ये लाइन तुम्हारी एफसी बैलेंस है 2:3 का रेशियो, तो मास का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। मास का रेशियो जस्ट रिवर्स यानी कि 3:2 होगा। अगर 3 यूनिट है तो 2 यूनिट होगा, 3 दूनी 6, 2 3 6। तो इस लाइन सीएफ के बैलेंस होने की वजह से ये 3 ये 2, तो यहाँ पर पॉइंट ओ पर आएगा तुम्हारा 5 केजी। कितना आएगा? 5 केजी। तो लाइन एडी की वजह से आ रहा है पॉइंट ओ पर 9, लाइन सीएफ की वजह से आ रहा है पॉइंट ओ पर 5, तो ये गलत है। 9 और 5 अलग अलग लेने की बजाय 9 और 5 का एलसीएम होता है 45। आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे 45 केजी वेट पुट कर लो। 45 केजी कितना वेट पुट कर लो? 45 केजी। कितना वेट पुट कर लो? 45 केजी। आपको मैंने क्या तरीका बता दिया कि इसकी वजह से आ रहा था 9, इसकी वजह से आ रहा था 5, तो पॉइंट ओ पर 9 और 5 का एलसीएम 45 केजी वेट पुट कर लो। 45 केजी रख लो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है 45 केजी। 45 केजी पुट कर लो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर ये 45 केजी वेट है, यहाँ पर मास अगर 4:5 के रेशियो में, तो इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। यहाँ अगर 45 केजी वेट बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ 4 यूनिट वेट है, यहाँ 5 यूनिट वेट है, इन दोनों का सम 45 होना चाहिए। 9 की वैल्यू 45, 4 + 5 9, 9 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा? 20 केजी, और 5 की वैल्यू 25, यहाँ पे वेट आ जाएगा 25 केजी। देखो बैलेंस हो गया 20 25 45, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, M1 L1 बराबर M2 L2 भी आ गया। इधर समझते इधर, यहाँ पॉइंट ऊपर 45 केजी वेट है, ये मास 3:2 के रेशियो में, तो 45 को 3:2 में तोड़ो, इन दोनों पे 45 होना चाहिए, तो 5 की वैल्यू 45, 5 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 9, अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू 27 आ गई, और 2 की वैल्यू आ गई 18। 1 की वैल्यू 27, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 18 आ गई। 27 + 18 45। आप खुद ही देखो, 27 दूनी 54 और 18 तिया 54, बैलेंस हो गया। 27 दूनी 54, 18 तिया 54, बैलेंस हो गया। हो गया कि नहीं बैलेंस? मुझे निकालना है भैया बीओ से ओई का रेशियो। अगर यहाँ 20 केजी मास है, 18 केजी मास है, तो पॉइंट पर कितना आएगा? 38 केजी आएगा। 38 केजी आएगा, 20 18 38। आप मुझे बताइए कि अगर ये लाइन बैलेंस है, यहाँ 20 केजी है, 27 केजी, तो यहाँ 7 आएगा। अरे 7 + 20 27 होता है, 7 + 18 25 होता है, 7 + 38 45 होता है। आप खुद ही देखोगे तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा। मतलब अगर ये 7 है, ये 38 है, तो यहाँ 45 हो गया। आपसे पूछा है बीओ से ओई का रेशियो बताइए। बीओ से ओई का रेशियो आपसे पूछा है, अगर यहाँ 7 केजी मास है, 38 केजी मास है, तो यहाँ 38 आ जाएगा, 7 इधर आएगा, तो बीओ से ओई का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा मास का, 38:7। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर होगा। राहुल तुमको ही नहीं समझ आ रहा, बाकी सब बच्चों को समझ में आ रहा है। क्या हुआ राहुल, बताओ मुझे यार, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? एओ से बच्चे, एओ से ओई का रेशियो नहीं पूछेगा, कभी ऊट पटांग रेशियो नहीं पूछेगा, सीधा सीधा रेशियो पूछेगा। ऊट पटांग रेशियो नहीं पूछेगा, सीधा सीधा रेशियो ही पूछेगा। अच्छा काव्या, 45 आने के बाद ऑप्शन से हो जाता। प्रवीण मेरा मतलब अब यहाँ पे ऑप्शन सिखाना नहीं है, एमपीजी सिखाना है। सवाल सॉल्व तो हो जाएगा, वो तो आप खुद ही कर लोगे। मैं सिखाना चाहता हूँ कि एमपीजी कैसे अप्लाई करेंगे। आगे चले, इजी है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और कराता हूँ। ये रहा, बनाइए सवाल नंबर 4, सॉल्व इट। खुद ही करिए इस क्वेश्चन को। बनाओ। नहीं राहुल, यू कांट फाइंड। ऐसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हिमांशु, अगर आपको 2 रेशियो दिए। धीरे सीरियस, इस पे सॉल्व कभी डायरेक्टली नहीं आएगा। देखिए दिए गए चित्र में ट्रायंगल एबीसी दिया गया है। ए की लेंथ 96 दी हुई है, बीओ से ओडी 7:5, बीई से ईसी 3:4। आपसे पूछा ओई, ओई की लेंथ आपसे पूछी है, क्लियर है। और एई कितना है? एई आपका 96 सेंटीमीटर है, 96, ठीक है। देखो मुझे ओई निकालना है, तो मुझे जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एओ से ओई का रेशियो निकालना है। जब तक मेरे पास एओ से ओई का रेशियो नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। मुझे एओ से ओई का रेशियो चाहिए, क्लियर। बताओ आप मुझे बताओ कि अगर ये 3:4 का रेशियो है और ये 7:5 का रेशियो है, अगर ये लाइन बीसी बैलेंस है, 3 है, ये 4 है, तो यहाँ 4 केजी मास आएगा और यहाँ 3 केजी मास आएगा, लाइन बीसी की वजह से, क्लियर है। विदाउट अगर ये लाइन तुम्हारी बीडी बैलेंस है, ये 7 केजी है, ये 7 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 केजी मास आएगा और यहाँ पे 7 केजी मास आएगा। लेकिन ये 5 और 4 अलग अलग आ रहा है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए 5 और 4 का एलसीएम, पॉइंट बी पर कितना मास पुट कर लो? 20 केजी, तो पॉइंट बी पर 20 केजी मास पुट कर लो, क्वेश्चन का रगड़ा खत्म हो जाएगा। एलसीएम पुट करो 20 केजी, तो 20 तिया 60, तो 15 चौका 60, यहाँ पे रखोगे 15, 20 तिया 60, 15 चौका 60, बैलेंस हो गया। 20 7 140 M1 L1, तो यहाँ पे कितना रखोगे? 28 पंजे 140, 20 7 140, 28 पंजे 140। मतलब अगर ये 28 है, ये 15 है, तो यहाँ पर कितना मास रहा होगा? यहाँ पर मास रहा होगा 13, 13 + 15 28, क्लियर। अगर ये 20 है, ये 15 है, तो 20 और 15 35, तो यहाँ पर रहा होगा तुम्हारा 35 यूनिट, यानी कि 35 यूनिट मास यहाँ पे रहा होगा। अब क्वेश्चन खत्म। मुझे पता है कि अगर ये लाइन एओई अगर बैलेंस है, ये लाइन यहाँ 13 यूनिट मास है, यहाँ 35 यूनिट मास है, तो लेंथ का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा। एओ से ओई का रेशियो होगा 35:12, 35:12। एओ से ओई का रेशियो होगा 35:12। अगर एओ 35 यूनिट है, ओई 12 यूनिट है, और टोटल 35 + 12, सॉरी 35 + 13,
35 प्लस 13, अगर ये 13 है, ये 13 है, 35 है इधर, तो ए से ओई का रेशियो 35 अनुपात 13, टोटल कितना आ गया 48, 48 यूनिट। तो 48 की वैल्यू 96 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा बच्चे, आपसे पूछा ओई की लेंथ, ओई की लेंथ पूछिए, तो ओई की लेंथ आ जाएगी 13 दूनी 26, ओई की लेंथ आ जाएगी 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। अगर आपसे एओ पूछा जाएगा तो एओ आ जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 1 यूनिट मतलब 2 है, तो 35 का मतलब आएगा 70, तो आंसर आ जाएगा इसका फिर 70 सेंटीमीटर। क्लियर है, आंसर गलत दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आया बच्चे, कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पे एमपीजी पे, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बनाइए जल्दी से फास्ट। अरे 96 दिया था राज, 96 दिया था, ठीक है ना। देखो दिए गए चित्र में ये डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ये लाइन बी खींच दिया, सीडी खींच दिया, ट्रायंगल बीओडी का एरिया दे, अंदर जो लिखे एरिया लिखा है 30, ट्रायंगल सीओई का एरिया 20, ट्रायंगल बीओसी का एरिया 40, तो आपसे पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपसे पूछा है, तो मुझे बताना है एरिया, फिगर वो कर दो बड़ा, मुझे बताना है एरिया, छोटा कर देते थोड़ा सा, यस एरिया बताना है, तो अपने को बताना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, जस्ट सॉल्व इट। तो यहां तो एरिया दिया है, रेशियो तो दिया ही नहीं, तो कैसे होगा, कैसे होगा फिर सवाल को तो मुझे बताइए, ध्यान से देखना, आसान सवाल नहीं है, अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल में जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में बेस डिवाइड होगा, जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस होगा एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर मैं ट्रायंगल बीडीसी, अगर मैं त्रिभुज बीडीसी को देखूं, ट्रायंगल बीडीसी को देखूं, ट्रायंगल बीडीसी, ये लाइन है बीओ, ये लाइन बीओ जो है एरिया को 30 40 कर रही है, एरिया 30 से 40, तो एरिया अगर 3:4, तो ये बेस रेशियो भी मतलब डीओ से ओसी का रेशियो भी 3:4 होगा, 3:4 होगा, क्या होगा 3:4 होगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को। अगर इसी प्रकार से अगर मैं लाइन बीई को देखूं, अगर मैं ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, ये लाइन सीओ जो है, सीओ लाइन ये 20 है या 40 है, ये एरिया 20 है 40 है, तो अगर एरिया 20 40 है तो साइड का रेशियो भी बेस का रेशियो भी 1:2 होगा, मतलब ओई से ओबी का रेशियो, ओई से ओबी का रेशियो भी 1:2 होगा। बताइए होगा कि नहीं, क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को, तो ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से, अभी 30 40 से हटा दो, इसको मैं वापस से ले आऊंगा। क्लियर, क्योंकि मुझे जो पहले कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करनी है रेशियो पे, अगर रेशियो पता चल गया ना बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये चीज तो समझ में आ गई है ना, कहां से लिखा मैंने, ठीक है बच्चे। अगर ये 3:4 है, ओई से ओबीओ क्या है 1:2 है, निकाल लिया मैंने, यहां तक बात क्लियर है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये लाइन डीसी बैलेंस है तो 4 यूनिट मास यहां पे आएगा, 3 यूनिट मास यहां पे आएगा। अगर लाइन बीई बैलेंस है 2:1 है तो 2 यूनिट मास यहां पे आएगा, 1 यूनिट मास यहां पे आएगा, मास का भी छोड़ो। अगर ये लाइन डीसी बैलेंस है 4 यूनिट, ये 3:4 है तो 4 यूनिट मास यहां पे, 3 यूनिट मास यहां पे, तो यहां पे कितना आएगा 7 यूनिट। क्लियर, अगर ये लाइन बीई बैलेंस है 2:1 है तो यहां 2 यूनिट मास आएगा, यहां 1 यूनिट मास आएगा, तो पॉइंट हो पाएगा 3 यूनिट, 3 यूनिट 3 केजी। क्लियर, तो 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, तो यहां पे आप 21 केजी वेट रखिए, आसानी रहेगी। कितना रखिए 21 केजी वेट रखिए। अगर आप यहां पे पॉइंट ऊपर 21 रखते हैं 21, तो यहां पॉइंट डी और पॉइंट सी पर 4:3 का रेशियो है, मतलब ये टोटल 21 होना चाहिए। 7 की वैल्यू 21, तो 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 12, यहां पर 12 केजी मास आएगा, यहां पर 9 केजी मास आपका आएगा। खुद ही देख लो, 12 दिया 36 और 9 चौक 36 और 12 9 21। आप मुझे बताइए कि लाइन बीई बैलेंस है, यहां पर 21 केजी वेट है, 1:2 है, यहां 1 है या 2 है, तो 2 + 1 3 है, 3 यूनिट की वैल्यू 21 होनी चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7। अगर यहां 7 केजी मास है तो यहां रखो 14 केजी, कितना रखोगे बच्चे 14, क्योंकि 7 दूनी 14 है, 14 एकम 14। सभी को समझ आ गया, सभी को समझ आ गया ना बच्चे। अगर ये 14 है, ये 9 है, तो यहां पर कितना आएगा मास 5 केजी आएगा, 5। खुद ही देख लो, बैलेंस भी हो गया 7 5 12, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेरा सवाल सॉल्व हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन फटाक सॉल्व हो गया। अगर मैं इस लाइन एसी को देखूं, लाइन एसी को देखूं, लाइन एसी को, यहां 5 केजी मास, यहां 9 केजी मास, तो अगर मैं ए से एसी के रेशियो की बात करूं तो 9:5 आ जाएगा, 9:5। भैया यहां 5 केजी, यहां 9 केजी, तो 9 इधर और 5 इधर, 9:5। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि जिस रेशियो में मास उसके रिवर्स रेशियो में लेंथ 5 इधर 9 इधर, ए से एसी का रेशियो 9:5 होगा। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं सारी पिक्चर यहां से अगर डिलीट भी कर दूं, जो मैंने अभी तक की है, अगर मैं डिलीट भी कर दूं सारी पिक्चर, तो मेरे पास अब एटम बम आ चुका है। वो एटम बम क्या है कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल एबीसी को देखूं, पूरे ट्रायंगल एबीसी को, ये देखो ट्रायंगल एबीसी में ये लाइन है, ये क्या लाइन है, ये लाइन है तुम्हारी बीई। ये लाइन बीई जो है बेस को 9:5 में बांट रही है, तो एरिया भी 9:5 में डिवाइड होगा। ये 5 की वैल्यू कितनी हो रही है 20 और 40 60, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो रही है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 9 + 5 14 यूनिट, तो 14 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 14 × 12 यानी कि 168। तो 168 पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन 168। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बेस 9:5 में तो एरिया भी 9:5 में, 5 की वैल्यू 40 + 20 पूरा 60 हो गया ना, ट्रायंगल बीसी 60 हो गया, 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12। अगर आप 9 की वैल्यू निकालते, 9 की वैल्यू निकालते तो ये आ जाता, अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू आ जाती है 108, तो ये ट्रायंगल एबी का एरिया आ जाता है 108, और 108 + 60 168। अगर ट्रायंगल एबी का एरिया 108 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल 78। आपसे पेपर में क्वाड्रिलेटरल एई ओडी का एरिया भी पूछा जा सकता है, इसका एरिया आएगा 78। कैसे आएगा 78, 5 की वैल्यू 60, 9 की वैल्यू 108, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल एडीओई का एरिया। बोलो आएगा कि नहीं, वेरी गुड कैरियर, समझ में आया बताओ। तो ये मास पॉइंट ज्योमेट्री का बहुत अच्छा एप्लीकेशन, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, और उसे करना ही नहीं है, ठीक है, समझ में आया बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो है आज आपके 2 टॉपिक जो है एमपीजी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों ही समाप्त होते हैं, और थोड़ा लेंथी नहीं था मनीषा, अच्छा क्वेश्चन था ये मनीष। दोनों टॉपिक समाप्त, और कल से हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे घुस जाएंगे और उसमें इन सेंटर कल से स्टार्ट करेंगे, पहले इन सेंटर, फिर सर्कम सेंटर, फिर ऑर्थो सेंटर, और सबसे लास्ट में सेंटर, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे सेम इसी टाइम, बाय।